introduce yourself. Thank you so much, Junaid, for inviting me. And I am Samra Zagam. I am from Faisalabad. I did MSc Honors in Agriculture from University of Agriculture, Faisalabad, with distinction in 2017. After my MSc, I got the opportunity for a PhD scholarship to China by University of Agriculture, Faisalabad. But I wanted to do CSS, so that's why I go for CSS. And Alhamdulillah, I cleared CSS 2020 and stood 78th in all over Pakistan. And I got allocation into Inland Revenue Service as Assistant Commissioner FBR. थैंक यू मैडम। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एग्रीकल्चर साइंस को एज अ प्रोफेशनल फील्ड क्यों चूज किया था? जी, एग्रीकल्चर को मैंने बाय चॉइस यूज़ किया था बिकॉज आफ्टर मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट मेरा 3 नंबर से जो है वो एडमिशन नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे पास मेडिकल साइंसेस के फील्ड्स में जाने की और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट आई चूज एग्रीकल्चर बिकॉज माई फैमिली वाज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। So I go for the agriculture, and Alhamdulillah, I have learned a lot from University of Agriculture, Faisalabad, and I feel that I am indebted to University of Agriculture, Faisalabad, so that I will be guiding the aspirants, especially from University of Agriculture, Faisalabad, for civil services in future. So that was the reason, इसीलिए फिर मैंने agriculture जो है वो उसको choose किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के प्रोग्राम का जो हमारा पर्पस था वो ये था कि मैम से जो डिफरेंट फेजेस सीएसएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से एक इंसान फेस करता है उनके बारे में डिस्कशन की जाए, और प्लस इनका जो एक्सपीरियंस है, जो प्रोफेशनल स्ट्रगल थी इस पूरे जर्नी के अंदर, उसके बारे में इनकी जो कीमती राय है उससे आपको जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो मैम, सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जनरल ओवरव्यू जो हमारी ऑडियंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, एक जनरल ओवरव्यू। जी, पाकिस्तान में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक फेडरल लेवल का है जो CSS जिसको हम कहते हैं, और जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हर साल कंडक्ट करता है। और दूसरा जो है वो प्रोविंशियल लेवल का होता है जिसको जो है वो PMS कहते हैं, और उसको जो है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो कंडक्ट कराते हैं। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं ये मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ आवर कंट्री है, बिकॉज इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू लिंक डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो दैट्स व्हाई आई विल एनकरेज ऑल द यंग एस्पिरेंट्स कि वो जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ आएँ और ज़रूर ट्राई करें। और आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें ये पढ़ना पड़ता है, इसमें डाइवर्स सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल CSS में आपको 1200 नंबर के जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होते। फॉर एग्जांपल मेरा अगर एग्रीकल्चर था तो जस्ट 100 मार्क्स का एग्रीकल्चर था, बाकी 1100 मार्क्स के दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। तो इस वजह से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट एट द एंड आपको जो रिवार्ड है वो भी ज़्यादा मिलता है। जी मैम, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने CSS की प्रिपरेशन की, तो जिस तरह एक कॉमन स्टूडेंट को कह लें कि इसमें काफ़ी दुश्वारियाँ जो है वो बैरियर फेस करना पड़ते हैं, तो वो कौन सी फेजेस थी जिससे आपने जो है वो फेस किया उनको, और उसके लिए आपकी प्रोफेशनल स्ट्रगल और कौन सी स्किल्स जो है वो आपको इस पूरे सफ़र के अंदर फैसिलिटेट किया आपको? जी, जैसे ही मेरी MSc की डिग्री ख़त्म हुई थी तो मैंने जस्ट CSS का नाम ही सुना हुआ था और मुझे बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं थी इसके बारे में, क्योंकि फैमिली में ना कोई CSP था और ना ही कोई मुझे इस बारे में प्रॉपर गाइड करने वाला था। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, और स्पेशली आई वाज़ इन फैसलाबाद, तो यहाँ पे कोई एज़ सच ट्रेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा मेंटोर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, जबकि फैसलाबाद में ऐसा नहीं था। तो उसकी वजह से जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने बहुत रैंडम स्टफ पढ़ना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने बता दिया कि आप ये 3 बुक्स पढ़ लें, तो मैंने वो 3 बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। तो ये डिफ़िकल्टी थी मुझे, लैक ऑफ गाइडेंस। और उसके बाद अभी इस स्टेज पे आके मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले एक एस्पिरेंट को तो वो 5 से 6 महीनों में CSS की बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है और उसको क्लियर भी कर सकता है। तो मुझे ये इस चीज़ में डिफ़िकल्टी थी कि मुझे लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस जो थी वो ड्यूरिंग माय जर्नी ऑफ CSS ये फेस करनी पड़ी थी।
बिल्कुल मैम, गाइडेंस जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो आपकी रूटीन पूरे सफ़र के अंदर इस मंजिल तक पहुँचने में आपने फॉलो की, काइंडली आप हमारे ऑडियंस के साथ वो शेयर करें, ताकि अगर कोई सीएसएस की तैयारी कर रहा है या करना चाह रहा है तो उन्हें एक जी तरीक़ेकार का पता लग जाए कि जो मेंटोरशिप आप तक नहीं पहुँच सकी वो हम अपनी ऑडियंस तक पहुँचा सकें। जी। जब मैंने सीएसएस की तैयारी स्टार्ट की थी, तो तब मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ा। आई यूज्ड टू स्टडी 10 टू 12 आवर्स अ डे। और उसके बाद फिर मैंने सीएसएस की अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दी। लेकिन उसमें ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने रिटन की प्रैक्टिस बहुत कम की और मैंने अपने डेफिशिएंसीज़ को या वो चेक नहीं कराया किसी से। क्योंकि मुझे ये था कि बस पढ़ लो और एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओ, और उसकी वज़ह से ये हुआ कि इंग्लिश एसे दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एग्ज़ाम ऑफ सीएसएस, तो मैं उसमें फेल हो गई, जबकि मेरे रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद से मुझे ये चीज़ पता चली कि सीएसएस इज़ नॉट ओनली द एग्ज़ाम टू स्टडी, बट इट इज़ आल्सो द एग्ज़ाम टू राइट इन द पेपर। सो अगली अटेम्प्ट में फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिगरस जो है वो रिटन की प्रैक्टिस की, और दैट्स व्हाई मुझे ये फ़ील हुआ कि अगली अटेम्प्ट में मैंने 3 से 4 महीनों में तैयारी की थी और रिटन की बहुत प्रैक्टिस की थी, मॉक्स भी दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक्चुअल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। मैम, आपसे पहले जितने भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से अपने ग्रेडियंस के इंटरव्यू किए, तो उधर से मुझे जी, फील हुआ कि हमारे यहाँ जो है वो दो किस्म की थिंकिंग है। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि सीएसएस मस्ट बी ऑन सेकंड प्रायोरिटी, पहले आपको ये जी, गवर्नमेंट जॉब जो है वो हंट कर लें, उसके बाद जो है आप प्रोफेशनली स्टेबल होंगे तो साथ जो है वो सीएसएस की भी तैयारी होती होगी। तो हमारे हुँ, सामने आपकी भी एग्जाम्पल है कि आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी जो है वो ऑफर हो गया, लेकिन आपने सीएसएस को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रखा। तो डेफिनेटली जी। हर साल जो है 200 प्लस रिक्रूटमेंट होती है, हर बंदे की स्ट्रेटेजी मेथडोलॉजी टोटली डिफरेंट होती है। तो आप इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये है कि आपको अपना एम जो है ना उसको हाई रखना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सीएसएस हो, अगर आपने फॉरेन पीएचडी का आपको एम है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। मेरा एम था सीएसएस करना, दैट्स व्हाई मैंने पीएचडी की अपॉर्च्युनिटी को अवेल नहीं किया। उसके बाद मेरी आर्मी में मैंने टेस्ट दिया था एज़ अ कैप्टन, तो वो सिलेक्शन हुई, मैंने उसको भी अवेल नहीं किया। और ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म था फैमिली की तरफ से कि आप जो है वो जॉब नहीं कर रही हैं और इस तरह की चीज़ें, आप जस्ट सीएसएस पे फ़ोकस कर रही हैं, और सीएसएस की नेचर ऐसी है कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन अगर आप खुद पे ट्रस्ट करें, आप मोटिवेटेड रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, तो हर चीज़ जो है वो आप एक्वायर कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद सीएसएस, आपको जस्ट स्ट्रगल करना होती है और आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करनी होती है और आपको दिल छोटा नहीं रखना होता है। मैम, स्ट्रेटजी के साथ कोई इस तरह की रूटीन या इस तरह की स्किल जो आप समझती हैं कि इसके बगैर जो है ना वो सीएसएस नहीं हो सकता, तो वो काइंडली कोई जी। 4-5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप लिस्ट कर दें हमारी ऑडियंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आपने 1 दिन पढ़ा है और आपने 5 दिन नहीं पढ़ा, और आपने हर रोज़ पढ़ें, बेशक कम पढ़ें, लेकिन उसको एक कंसिस्टेंट वे में करें। और दूसरा ये है कि एक प्रॉपर प्लान के साथ चीज़ें लेके चलें। अब सीएसएस के एस्पिरेंट्स जब वो स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3-4 सब्जेक्ट्स इकट्ठा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि वो खुद को एग्ज़ॉस्ट कर लेते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी होती, हमें इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोज़िशन, ये दोनों मोस्ट क्रूशियल एग्ज़ाम हैं, और इसके साथ इस्लामियत। तो हमें इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको साथ-साथ करना होता है, या एक आप इनको कंसेक्टिव डेज़ पे कर लें, और उसके साथ एक कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो अगर आप इस तरह से 2 से 3 सब्जेक्ट्स उठाते हैं तो फिर उसकी आपसे तैयारी भी अच्छी हो जाती है, और आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं इंग्लिश की जो है प्रैक्टिस कंसेक्टिव डेज़ पे करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन इंग्लिश एसे की प्रैक्टिस की, एक दिन इंग्लिश प्रेसी की प्रैक्टिस की, और साथ में कोई एक सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामियत पकड़ लिया। जब इस्लामियत खत्म हो गया तो पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट कर दिया, इस तरह से। तो प्रॉपर वे में प्लान करके जो है वो चीज़ें करेंगे अगर आप, और कंसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और डिटरमाइंड रहेंगे, तो सीएसएस हो जाएगा। मैम, इसमें एक हमारे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि जो सीएसएस की तैयारी का जब आपने सोच लिया है तो उसके साथ ही जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने की रूटीन को जो है आप फॉलो करें। तो न्यूज़पेपर में वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी चाहिए या हाईलाइट करनी चाहिए, और इसके नोट्स जो हैं वो किस तरह इंसान जो है वो मेंटेन कर सकता है?
सही। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीएसएस में, तो इसके लिए आपको जस्ट बहुत ज़्यादा टाइम भी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर पे लगा देते हैं, उसको टाइम वेस्टेज ही हम कह सकते हैं। तो उसके लिए आपने जस्ट न्यूज़पेपर का नेशनल और इंटरनेशनल पेज की जो हेडलाइंस होती हैं उसको पढ़ना होता है कि अच्छा हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, और जस्ट हेडलाइंस आपने देखनी होती हैं। उसके बाद आपने सेंटर में जो ओपिनियन और एडिटोरियल पेजेस होते हैं, उनमें से भी आपने वो वाले ओपिनियन और एडिटोरियल्स पढ़ने हैं जो कि आपके सीएसएस के सिलेबस का हिस्सा है, जो आपके पाकिस्तान स्टडीज़ या जो आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस का हिस्सा है। और उसके लिए आपने एक सेपरेट से नोटबुक जो है वो लगा लेनी है, और उसमें आपने टॉपिक्स को डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने एक वुमेन की हेडिंग दे दी, एक मीडिया की दे दी, टेररिज्म, डेमोक्रेसी, इस तरह की आपने हेडिंग्स के न्यूज़पेपर में जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ आए, आपको अच्छी लगे, कोई फैक्ट हुआ, आपने उसमें नोट कर लिया। तो इस तरह से आपने जो है फैक्ट बुक बनानी होती है जो आपको एट द एंड हेल्प करती है। मैम अगर सीएसएस की प्रिपरेशन की बात की जाए तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना आपको इधर मिलेंगे। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि स्मार्ट वर्क जो है वो अगर आप करेंगे तो आप जो है वो सीएसएस क्लियर कर लेंगे। और दूसरे लोग वो हैं जी, कि जो कहते हैं कि जनाब जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं हार्ड वर्क कर सकते हैं वो करें, इसके साथ भी जो है वो सीएसएस जो है वो आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क? अच्छा, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई आपके पास जादू की छड़ी आ गई और आपने उसको घुमाया और सीएसएस हो गया, उसमें भी हार्ड वर्क होता है। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आपने सीएसएस के सिलेबस को फॉलो किया, आपने रिटन प्रैक्टिस की, आपने एफपीएससी की गाइडलाइंस को फॉलो किया। ये होता है स्मार्ट वर्क। और हार्ड वर्क इज़ लाइक कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैंने 2019 में किया था। मैंने एक बुक पकड़ी, उसको पूरी खत्म किया, फिर दूसरी पकड़ी, पूरी खत्म किया। दैट वाज़ नॉट ऑफ यूज़। तो उसके बाद स्मार्ट वर्क इज़ लाइक कि आप सीएसएस का एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्रीकल्चर ही तैयार कर रहे हैं, तो आपने एग्रीकल्चर का सिलेबस लिया, उसकी पहली आउटलाइन जो है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, आपने उसको तैयार कर लिया। आपने उसमें से आउटलाइन की तरह के नोट्स बना लिए, जो आपको एट द एंड जो है वो हेल्प करेंगे। तो ये स्मार्ट वर्क है, लेकिन इसके लिए भी आपको एफर्ट करना पड़ती है और आपको पढ़ना पड़ता है। तो देयर इज़ नो ईज़ी वे ऑफ डूइंग सीएसएस। सीएसएस की प्रिपरेशन के हवाले से मैम एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंस रखती है वो ये है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से चूज़ करते हैं और फिर प्रिपेयर करते हैं। बाज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि एक दूसरे की प्रिपरेशन में ओवरलैप करते हैं, उनके जो कोर्स कंटेंट्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो आपने कम्बिनेशन जब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सेलेक्ट किया तब किन चीज़ों को मलहूज़ खातर रखा और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से थे? सही। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके सीएसएस पास होने में और आपकी एलोकेशन होने में। अभी अगर हम देखें तो 376 में से 155 लोग वो हैं जो अनएलोकेटेड हैं ड्यू टू देयर लो स्कोर। तो इसलिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो रखने चाहिए और आप जो है इनको अच्छे से टैकल कर लेंगे। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो थे वो, अब मेरे पास ऑप्शन था टू चूज़ बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैंने दोनों का सिलेबस देखा, दोनों के पास पेपर्स देखे, तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इस वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल लॉ रखा। हिस्ट्री ऑफ यूएस से मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी और वो स्कोरिंग भी थी, और उसके मैंने पास पेपर और सिलेबस देखा तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। पंजाबी चूँकि रीजनल लैंग्वेज है और हम पंजाबी जो है वो बोलते हैं, समझते हैं, लिख भी लेते हैं, तो इस वजह से पंजाबी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट इन सीएसएस, तो मैंने पंजाबी ऑप्ट किया। अब एग्रीकल्चर के बारे में मिक्स्ड ओपिनियंस थे। जब मैंने लोगों से सीएसपी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो है बाकी सारे सब्जेक्ट्स ठीक हैं, तो आप एग्रीकल्चर में मैक्सिमम 45 या 50 मार्क्स लेंगे, बिकॉज़ सीएसएस में एक ट्रेंड चलता है स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग का, तो एग्रीकल्चर में कभी 45-50 से ज़्यादा नंबर नहीं आते। लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरी डिग्री थी, मैंने एमएससी ऑनर्स किया हुआ था, तो मैं एग्रीकल्चर जो है उसको ऑप्ट करूँ, और मैंने उसको ऑप्ट किया। और मेरे 71 मार्क्स थे इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई होप कि सेकंड अटेम्प्ट में भी, इस अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। तो इस वजह से मैं सबको एनकरेज करूँगी कि एग्रीकल्चर हमारी स्ट्रेंथ है, एग्रीकल्चर को आप अपना सब्जेक्ट ज़रूर लें और उसमें से मैक्सिमम स्कोर जो है वो लेने की कोशिश करें। जुनैद, यू आर नॉट ऑडिबल। सॉरी, वो
अच्छा मैम, हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से बिलोंग करती है, और आपको पता है कि जी ड्यूरिंग कोर्स वर्क हमें इतना ज़्यादा जो है वो टफ स्टडी नहीं करनी पड़ती, तो इनफ टाइम होता है हमारे पास। तो किस तरह का एक रूटीन आप हमारी ऑडियंस को सजेस्ट करेंगी कि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ या ड्यूरिंग प्रोफेशनल लाइफ आप ये रूटीन फॉलो करें, और इस तरह जो है वो सीएसएस की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है? जी सीएसएस की प्रेपरेशन में सबसे क्रूशियल रोल जो होता है वो होता है आपकी मोटिवेशन का। आपकी मोटिवेशन हो तो आप 9 टू 5 जॉब के साथ भी कर लेते हैं, आपकी मोटिवेशन हो तो आप स्टडी के साथ, यूनिवर्सिटी स्टडी के साथ भी कर लेते हैं, और इसमें सारा रोल जो है वो मोटिवेशन का होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव द केस स्टडी ऑफ माय हस्बैंड हू वाज डूइंग जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर 9 टू 5, और उन्होंने फिर शाम को 7 से 10, 7 से 11 पढ़ते थे और उन्होंने सीएसएस क्लियर किया विद जॉब। और मेरी एग्ज़ाम्पल है, मैंने यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ में जस्ट यूनिवर्सिटी को पढ़ा और उसके बाद सीएसएस किया। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बैचमेट्स जो कि यूनिवर्सिटी में साथ-साथ स्टार्ट कर देते हैं, वो एक सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, साथ में डॉन पढ़ते रहते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ भी खत्म कर लेते हैं और फौरन बाद जो है वो अपीयर होते हैं और वो क्लियर कर जाते हैं। तो ये हर बंदे की जो है वो स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, बस इसमें आपकी मोटिवेशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जो है ये मैटर करती है। ज़ीशान, यू आर नॉट ऑडिबल। सॉरी मैम, हमारी एक रूटीन है कि जब हम कोई चीज़ जो है वो हार्ड वर्क की तरफ जाते हैं या स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि लाइफ में जो है ना वो शॉर्टकट होने चाहिए। तो इसके लिए हमें यानी कि इमोशनल स्विंग्स भी होते हैं, सोशल प्रेशर्स भी होते हैं, एग्जॉस्टिवनेस भी होती है, और कंफ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब का सीएसएस की प्रिपरेशन पे भी डेफिनेटली ये सबसे मेन बैरियर्स हैं। तो इसके लिए जी। आप क्या स्ट्रेटजी जो है या क्या मोटिवेशन लेवल हमारे ऑडियंस को एडवाइस करेंगे कि आपका मोटिवेशन लेवल इस तरह का होना चाहिए कि ये सारे बैरियर जो है वो ओवरकम हो जाए इसमें? जी। सबसे पहले तो आपको अल्लाह पे ट्रस्ट होना चाहिए और सेकंडली आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, और ये बात सच है कि सीएसएस जो है इज़ अ टायरिंग जर्नी। आप और इसका ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग होता है, लाइक आपने पहले अप्लाई करना होता है इन सितंबर और अक्टूबर, और उसके बाद आप फ़ेब में अपीयर होते हैं, फिर अगले साल अक्टूबर में रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद और 6 महीने के बाद आपके वाइवा का रिज़ल्ट आता है। तो ये तकरीबन आपके 1.5 से 2 साल जो है ये पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं, और इसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जाएँगे, मुझे कुछ नहीं आता। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको काम करते जाना है, और आपको खुद पे और अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा, और वो फिर आपको एट द एंड आपको रिवार्ड ज़रूर मिलता है। मैम, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और स्मार्टनेस जो है वो कह लें कि ये स्मार्टनेस की सेंचुरी कहा जाता है, ई सेंचुरी से बोला जाता है। तो जी। कौन कौन से प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे ऐसे हैं या मेंटोर्स ऐसे हैं जिनसे आपने भी गाइडलाइंस ली, या जो आप हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहें? जी। जब मैंने सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने किप्स फैसलाबाद जॉइन किया था, और उसके 1 महीने के बाद आई फेल्ट लाइक के इट वाज sheer वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, एंड एट द एंड मैंने मॉक टेस्ट दिए थे लाहौर में, और फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी सर तैमूर बुखारी हैं लाहौर में, उनसे की है। और आई बिलीव दैट सीएसएस जो है वो सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेटर वे में हो सकता है, क्योंकि अगर आप सुबह से 5 घंटे 6 घंटे अकेडमी में बैठते हैं तो आप घर आके एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपसे पढ़ा नहीं जाता है। आप खुद से पढ़ें, क्योंकि सीएसएस में आपने ग्रेजुएशन की होती है, आपने मास्टर्स किया होता है, आपको चीज़ों का पता होता है। तो आप सेल्फ स्टडी करें, उसके साथ एक आप मेंटोर को रखें जो आपको गाइड करता रहे, जो आपको फॉर एग्जांपल इंग्लिश के स्पेशली आपको फीडबैक देते रहें, चेक करते रहें। फॉर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन मैंने फैसलाबाद में सर आसिफ होते हैं, उनको ज्वाइन किया था, और फॉर मॉक टेस्ट एंड फॉर इंटरव्यू मैंने लाहौर में सर तैमूर बुखारी को ज्वाइन किया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो एग्रीकल्चर में फर्स्ट अटेम्प्ट आपने बताया आपने दी, उसमें 71 मार्क्स हैं। जी। होप्स हो कि इस अटेम्प्ट के अंदर भी जो है वो आप हाई स्कोरर होंगे एग्रीकल्चर के अंदर। तो सुनने में तो यही आया कि एग्रीकल्चर जो है वो हाई स्कोरिंग नहीं है। तो वो कौन सी स्पेशल जी। टेक्निक थी जिसकी वजह से आपने इतनी अच्छी स्कोरिंग जो है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर की? जी।
मैंने सीएसएस पे अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ज़्यादा काम किया। मेरी स्ट्रेंथ्स एक तो एग्रीकल्चर था, क्योंकि वो मेरी अपनी डिग्री थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैंने एग्रीकल्चर में हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, क्योंकि अगर कोई और सब्जेक्ट टारगेट भी होता है तो यहाँ से कंपनसेट हो जाएगा। दूसरी मेरी स्ट्रेंथ थी इंग्लिश राइटिंग, लाइक मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी है और मेरी राइटिंग स्पीड भी अच्छी है। तो मैंने इस पे काम किया था कि मैं हर आंसर जो है वो 8 to 10 पेजेस का लेके जाऊँ और चारों आंसर जो है मेरे इसी लेंथ के हों। तो ये 2 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे सीएसएस में एलोकेशन में बहुत हेल्प की। अदरवाइज़ इंसान पास तो कर लेता है, लेकिन उसका स्कोर इतना कम होता है कि आप उसकी एलोकेशन नहीं होती। तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने ये टेक्निक अडॉप्ट की थी कि मैंने जो रीसेंट रिसर्चेस थी उनको अपने पेपर में डाला। उसके अलावा मैंने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाई। उसके अलावा मैंने जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस, इस तरह की रेफरेंस और जो रीसेंट रिसर्चेस थी उनका मैंने जो है वो हवाले दिए आंसर में, जिसकी वजह से आई थिंक कि मुझे ज़्यादा स्कोर मिला एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो मैम एग्रीकल्चर के अंदर कोई बुक्स आप हमारे ऑडियंस को रेफर करें कि जिधर से जिन्होंने आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट किया हो इस हवाले से? जी। एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आपके पास इंट्रोडक्टरी जो नोट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी के हो गए, फॉरेस्ट्री के हो गए, आप वो वाले करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली हो जाएगा और उनको थोड़ा अपडेट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपके पास फॉरेस्ट्री के इंट्रोडक्टरी नोट्स हैं, आप उनको इंटरनेट से भी थोड़ा अपडेट कर लें, थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड कर लें, कोई डायग्राम ऐड कर लें। उसके अलावा मैंने फॉरेस्ट्री के लिए जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री बुक जो है उससे कंसल्ट किया था, प्लस इंटरनेट। जनरल एग्रीकल्चर बुक जो है वो प्लस इंटरनेट। और इसके अलावा एमसीक्यूज के लिए मैंने बेसिक्स ऑफ एग्री के एंड पे जो है वो सीएसएस के एमसीक्यूज दिए होते हैं, वो वाले तैयार किए थे। मैम सीएसएस के बारे में कंसीडर किया जाता है कि आपके अंदर एक जो स्पेशल किस्म का एटीट्यूड है, जब ये डेवलप हो जाता है तो आप जो है वो सीएसएस को जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्टूडेंट लाइफ थी, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ थी, मैरिड लाइफ थी, तो किस तरह आपने उस चीज ये इन सब चीज़ों को ना सिर्फ मैनेज किया बल्कि जो कंपल्सरी एटीट्यूड था वो भी डेवलप किया अपने अंदर? जी। मैं हमेशा से डेडिकेटेड रही और मुझे ये था कि मैंने सीएसएस करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड में नहीं तो थर्ड में, लेकिन मैंने ये कर लेना है। ये अपने आप को पे और आपकी एबिलिटीज़ पे और अल्लाह ताला पे आपको यकीन होना चाहिए। और इसके लिए मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उसके बाद इवन शादी के बाद मेरा रिजल्ट जो है वो आफ्टर 1 मंथ ऑफ माय मैरिज रिटर्न का रिजल्ट आया था। और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी के लिए मुझे मेरे इन-लॉज़ ने और हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। और बिकॉज़ वो भी 2019 में उनका सीएसएस हुआ था, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा टिप्स मिली इंटरव्यू के लिए, दैट हेल्प मी अ लॉट। और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स की और इन-लॉज़ की सबकी दुआएँ और अल्लाह ताला का साथ था, जिसकी वजह से मैंने सीएसएस पास किया। मैम सीएसएस के बारे में कहा जाता है कि इट इज कम्प्लीटली द गेम ऑफ नर्व्स। अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जो है वो सीएसएस कर सकते हैं। तो नर्व्स में जो सबसे ज्यादा प्रेशर आता है वो जब आप एग्जाम्स टेबल के ऊपर बैठे होते हैं और पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपका जो है जी। वो तब होता है। तो मुझे काइंडली ये बता दें कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करते थे तो क्या कोई डिफरेंट टेक्निक थी आपकी, या नर्व्स को किस तरह आप कंट्रोल करते थे? जब आप सीएसएस की रिटर्न रिगरस प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप मॉक्स में अपीयर हो जाते हैं, तो आपको रियल एग्जाम में वो वाला प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि आपने पहले से ही 3-4 दफा जो है वो वही प्रैक्टिस सुबह शाम के पेपर और वो कर लिया होता है। तो मैंने इस अटेम्प्ट में अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की थी। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस की। मैंने एक्चुअल एग्जाम से पहले 2 दफा मॉक्स दे दिए थे और वो भी इसी तरह से थे कि 6 दिन में आपने 12 पेपर दिए। तो जब मैं एग्जाम में गई तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और ना कोई नर्व्स पे प्रेशर बना। और इजीली मैं हर पेपर जो है वो 5 मिनट पहले खत्म कर लेती थी, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई थी। जुनैद, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम हमने देखा कि जितने भी हमारे यंग एग्रेरियंस हैं जिन्होंने सीएसएस क्वालिफाई किया, तो वो ना सिर्फ जी। एक अच्छे तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं बल्कि जो गाइडलाइंस हैं और जो इस तरह के इनिशिएटिव है वो बहुत
इफेक्टिव किस्म के उन्होंने लिए हुए हैं। तो आप फ्यूचर में हमारे एग्रेरियंस को, जिस तरह आपने बताया कि फैसलाबाद में आपको जो है वो काफ़ी दुश्वारी पेश आई, तो आपने किस तरह का कोई इनिशिएटिव प्लान किया हो या जो आपने इनिशिएटिव ले लिया हो? जी। जब मैंने सीएसएस के लिए स्ट्रगल कर रही थी और लैक ऑफ गाइडेंस थी, तभी मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरा सीएसएस होगा तो मुझे जो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी, मैं एस्पायरेंट्स को वो गाइड करूंगी अच्छे तरीके से। तो इसके लिए मैंने अभी तो करंटली एक फेसबुक पेज बनाया है, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से उन्हें प्लान करके चीजें चलनी चाहिए। और मेरे ख्याल में एकेडमीज की बजाय आपको जस्ट एक मेंटोर की जरूरत होती है, जो कि आपको एट द एंड तक बताता रहे कि आपसे हो जाएगा, आप कर लेंगे, आप इस तरह से पढ़ें और इस बुक को पढ़ें और इस तरह की चीजें। तो मैंने फेसबुक पेज बनाया है जिसमें मैं एस्पायरेंट्स को गाइड करती रहूंगी। इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो है वो ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, एंड आई विल आल्सो ट्राई कि मैं जो है वो ऑनलाइन पढ़ाऊँ ईद के बाद, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको घर बैठे, क्योंकि कोविड भी है, तो ऑनलाइन जो है वो टीचिंग की फैसिलिटीज मिलें और वो जो है अपने 1-to-1 क्वेश्चंस किसी भी टाइम पे पूछ सकें। एग्रीकल्चर की मैम बात की जाए, क्योंकि ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ज़्यादातर हमारे जो ऑडियंस है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इसमें हम अगर वन पेपर एग्जाम्स के लेवल पे भी जाएं तो हमें बड़ी दुश्वारी होती है, मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। तो आप, यानी कि मेरा ख्याल इस हवाले से भी जो है वो हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि आप ना सिर्फ एग्रीकल्चर एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया, बल्कि उसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप सोसाइटीज़ का भी जो है वो करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का पार्ट रही हैं और एक्टिवली जो है आपने रोल प्ले किया है, तो उसमें कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि आप समझती हैं कि मैंने ये लर्न की और इन्होंने मुझे सीएसएस के अंदर प्रिपरेशन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया? जी। मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज के साथ 3 साल तक अफिलिएटेड रही। उसके बाद मैंने करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी को ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने यूएस सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज को भी ज्वाइन किया। तो इन सारी चीज़ों से मैंने खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया और इससे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस आता है, आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आता है, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आता है। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया, स्पेशली इन द इंटरव्यू फेज। और इवन चेयरमैन साहब ने भी मुझे ये चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट किया कि आपकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं फ्लावर अरेंजमेंट्स और यूएफ फ्लावर शोज में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत कुछ स्टडीज के साथ साथ कर रही थी, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों ने मुझे एट द एंड हेल्प किया। मैम अभी हमारी जो ऑडियंस आपको सुन रही हैं तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस प्रोसीजर के साथ एंगेज हैं और वो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत जो है ऑलरेडी यानी कि गाइडलाइन है, लेकिन काफ़ी लोग न्यू आपको सुन रहे हैं। तो इस हवाले से आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि हाउ अ न्यू एस्पिरेंट टेक फर्स्ट स्टेप, यानी कि अभी हमारा जी प्रोग्राम कोई सुनता है और वो कहता है कि मुझे सीएसएस करना चाहिए, तो वो कौन सी पहली जी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए? जी। इसी चीज़ को गाइड करने के लिए मैंने फेसबुक पे पेज बनाया है लर्न विद सीएसपीज, और उसमें जो भी एस्पायरेंट्स थे उनको मैंने एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया, जहाँ पे मैं उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप डॉन लगवा लें, अगर लगवाना नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन जो है वो पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। सेकेंडली आप जो है पाकिस्तान हार्ड कंट्री एक बुक है, एनाटोल लेवन ने लिखी है, और एक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलीहा लोधी। इन दोनों बुक से स्टार्ट लें, इनसे आपका एक एप्टीट्यूड जो है वो सीएसएस के लिए बन जाता है, आपको थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। और उसके बाद फिर आप एक मेंटोर ज्वाइन कर लें ऐसे के लिए। आप ऐसे की प्रैक्टिस करते रहें, प्रेसी की प्रैक्टिस करते रहें, उनको चेक कराते जाएं, और साथ साथ जो है वो आप एक कंपलसरी या एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो तैयार करना शुरू कर दें। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक न्यू एस्पायरेंट के लिए कि वो डॉन पढ़े ऐसे, और प्रेसी के लिए किसी मेंटोर को ज्वाइन करे, और थर्डली जो है वो एक ऑप्शनल या कंपलसरी में से कोई भी सब्जेक्ट जो है जो उसको आसान लग रहा है उसमें से स्टार्ट करते। मैम ये मोहम्मद हारिस है, ये भी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मैडम क्या हम एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर एंड जी फॉरेस्ट्री वो ऑप्ट यही करना पूछ रहे थे चाहिए एग्रीकल्चर। या एनवायरमेंटल साइंसेज भी किया जी जा सकता है? अगर तो
जी, अगर तो आपने एनवायरमेंटल साइंस में बीएस किया है तो आपको एनवायरमेंटल साइंस के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है तो तब आपको एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के साथ जाना चाहिए। और आपको बिलीव मी, मुझे तकरीबन 4 से 5 लोगों ने ये कहा था कि आपका सीएसएस पास हो जाएगा, बट आपकी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लो स्कोर की वजह से एलोकेशन नहीं होगी। लेकिन ये बिल्कुल एक मिथ है। अगर आप एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपको वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो है वो दिखाई देगा। प्लीज गाइड अस अबाउट इंग्लिश पेपर। इसमें हमने डिटेल में जो है वो पहले डिस्कशन की, और मैम ने बताया कि सर सुलेमान जो है वो उनका न्यू सेशन भी इसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है। तो मैम इसमें थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि वोकैबुलरी के लिए आपने कौन सी टेक्निक जो है वो ऑप्ट की थी। जी, सीएस प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में 20 मार्क्स का जो है वो वोकैबुलरी का पोर्शन होता है, तो उसके लिए मैंने डॉन की वोकैबुलरी, जो डॉन में से आपको कुछ वर्ड्स मिल रहे होते हैं, वो तैयार की थी। जीआरई के 1000 वर्ड्स और सीएसएस के पास पेपर्स में जो वोकैबुलरी आई होती है तो वो की थी, और इससे मुझे 10 से 12 मेरे ठीक थे और बाकी सारे मैंने लगा दिए थे, और आई थिंक 14 के आसपास जो है मेरे 14 आउट ऑफ 20 जो है वो ठीक थे। तो वोकैबुलरी के लिए आपको जस्ट जीआरई के 1000 वर्ड्स और एक बैरन के 500 वर्ड्स होते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं तो इतने इनफ होते हैं। लोग आपको कहते हैं कि हमने 3500 वर्ड्स किए थे, और आई थिंक ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 3500 वर्ड्स को याद रखें और उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बना के याद रखें। तो आप पास पेपर से कर लें और जीआरई के 1000 कर लें तो ये वुड मोर देन इनफ। नजीबुल्लाह वो पूछ रहे हैं जूनियर एग्रेरियन इन सर्विस एज लिमिट। जी, इसके लिए सीएस के लिए एज लिमिट जो है वो 21 टू 30 इयर्स है। आप 21 की एज में दे सकते हैं, और जो आप लास्ट है वो 30, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपके लिए एज लिमिट जो है वो 32 इयर्स हो जाती है। और इसकी जो है वो 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, तो आपने 3 अटेम्प्ट्स जो है वो 21 टू 30 इयर्स एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आप 32 इयर्स तक दे सकते हैं। मोहम्मद हारिस है वो पूछ रहे हैं सर आसिफ का पूरा नेम बता दें मैडम काइंडली, फैसलाबाद वाले जो है। जी, सर आसिफ से मैंने प्रेसी एंड कंपोजिशन पढ़ा था। सर आसिफ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ वो जीसी में होते हैं, और आई थिंक आजकल वो भी ऑनलाइन प्रेसी जो है पढ़ा रहे हैं। एंड फॉर एसए आई वुड टोटली रिकमेंड सर सुलेमान चट्टा, क्योंकि उन्होंने एसए के लिए उनके जितने भी पहले स्टूडेंट्स थे वो अभी मेरे साथ एलोकेट हुए हैं, तो आई वुड टोटली रिकमेंड हिम। फातिमा बलोच है वो पूछ रही हैं काइंडली गाइड रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट विद एग्रीकल्चर डिग्री। तो इसके ऊपर फातिमा हमने डिटेल में जो है वो इंटरव्यू के अंदर जो है वो इसको डिस्कस किया है, तो आप उधर से भी देख सकते हैं इसको। और मैम आप इस हवाले से कोई कमेंट ऐड करना चाहें। जी, इसमें यही कि आप एग्रीकल्चर की डिग्री के साथ एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट जरूर रखें। उसके बाद पंजाबी जो है वो रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी है, पंजाबी रखें। फिर उसके बाद हिस्ट्री में से आप देखें पास पेपर्स और आप सिलेबस को देखें, तो आप यूरोपियन हिस्ट्री भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएसए भी ले सकते हैं। मैंने हिस्ट्री ऑफ यूएसए को ऑप्ट किया था। फिर उसके बाद क्रिमिनोलॉजी, जेंडर और इंटरनेशनल लॉ, दीज आर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, आप इनको भी कर सकते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में से जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है आप वो कर ले। मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा था। मोहम्मद हारिस पूछ रहे हैं जीआरई की 1000 वाली लिस्ट मैडम कहाँ से ले। जी, वो मैं जुनेद के साथ जो है वो पेज का लिंक शेयर कर दूंगी, तो जुनेद वो लिंक शेयर कर देंगे, आप पेज ज्वाइन कर लें। मैं सारा रीडिंग मटेरियल जो है वो उस पर टाइमली आपको अपडेट करती रहूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। मैम प्लीज गाइड अबाउट पीपीएससी एफपीएससी प्रिपरेशन बेस्ट मेथड। तो इसके लिए अली रजा मैम ने बड़ी डिटेल में बताया है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको लेनी चाहिए, एक मेंटोर जो है आपको मिलना चाहिए, और साथ जो है वो आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों जो है वो साथ लेके जाते हैं। मैम ये एक सवाल है, मैडम प्लीज गाइड अस हिस्ट्री वर्सेस इंडो पाक हिस्ट्री। जी, यूएस हिस्ट्री इज बेटर बिटवीन दीज टू हिस्ट्रीज, क्योंकि यूएस हिस्ट्री जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और उसका सिलेबस भी कम है। जबकि इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होती है और अभी तक आती है, जबकि यूएस हिस्ट्री जो है वो 1492 से स्टार्ट होती है और वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक यूएस हिस्ट्री इज अ बेटर ऑप्शन। सबा रियाज है वो पूछ रही है मैडम एकेडमी की जगह अगर बस इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी के सेशन ले लिए जाएं तो क्या ये ठीक डिसीजन है।
और मैम क्रिटिकल एनालिसिस करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, बस ये पूछा है। जी मेरा ये ख्याल है कि एकेडमीज जो हैं वो सबको सेम पढ़ा रही होती हैं एंड आपसे कोई 60 to 70,000 एक सेशन का चार्ज करती हैं, जिससे आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, और एट द एंड सारे स्टूडेंट सेम लिखाते हैं पेपर में। तो आप खुद से तैयारी करें, आप खुद से नोट्स बनाएं, चीज़ों को अपडेट करें, और इंग्लिश प्रेसी के लिए और इंग्लिश ऐसे के लिए आप किसी टीचर को ज्वाइन कर लें जो आपकी मिस्टेक्स, और आपको इसमें बेसिकली टेक्निक्स होती हैं। मेरी फर्स्ट टाइम में मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे को किस तरह से टैकल करना है और ऐसे में किस तरह से आपको टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए और उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए, और सेकेंड टाइम में मैंने ये चीज़ सीखी और इसने मुझे फिर CSS पास करने में बहुत हेल्प की। इस्मा बतूल है, वो पूछ रही है क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज। बोथ क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज आर गुड सब्जेक्ट्स। आई थिंक अगर आपको क्रिमिनोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप क्रिमिनोलॉजी रख लें, अगर जेंडर स्टडीज ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो जेंडर रख लें। दोनों इक्वली गुड स्कोरिंग है, या अगर लो स्कोरिंग ट्रेंड भी हो तो दोनों का इक्वली जाता है। तो ये आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है आपने कौन सा रखना है। हारिसा वो पूछ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस इन CSS एग्रीकल्चर एंड PMS एग्रीकल्चर। जी CSS में जो एग्रीकल्चर है वो 100 मार्क्स का है, और उसमें 50 मार्क्स का जो है वो एग्रीकल्चर का पोर्शन है और 50 जो है वो फॉरेस्ट्री का है। और इसमें टोटल आपको 7 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 20 मार्क्स के, और दोनों पोर्शन में से 2 और 20 मार्क्स के जो है वो आपके पास MCQs आते हैं। जबकि PMS में जो है वो आपके पास 200 मार्क्स का एग्रीकल्चर का पेपर होता है, और आपने जो है उसमें MCQs नहीं होते हैं, और उसमें आपने सारा जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन ही करना होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम वीडियो के लास्ट पे जो है मैम का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, और इसके अलावा आप मैम को ट्विटर के ऊपर भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं आप अगर उस पेज के ऊपर भी पूछेंगे तो मैम जो है वो आपको लाजमी इसके हवाले से रिस्पॉन्ड करेंगी। तो अभी मैम मेरा ख्याल, इससे पहले कि आपसे टेक होम मैसेज हम अपने ऑडियंस के लिए लें, तो ये लास्ट क्यूरी है मैम, आई हैव नो मेंटोर, हम किसको ज्वाइन करें डेली चेकिंग के लिए। जी अनम, आप मुझे डेली चेक करा लें। आई नो अनम पर्सनली, तो आप बेशक मुझे चेक करा लें। इवन सुलेमान विल बी गाइडिंग यू, तो आप हमें चेक करा सकते हैं। देयर इज नो इशू। हम अब इस स्टेज से गुजर चुके हैं तो हमें चीज़ों का बेटर आइडिया है, तो आप चेक करा सकती हैं। तो मैम इसमें आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतना टाइम जो है वो हमारी ऑडियंस के लिए मैनेज किया। आल्दो कुछ सिस्टमेटिक जो है वो इशू की वजह से हम लेट जो है वो सेशन स्टार्ट कर सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस के लिए कोई टेक होम मैसेज आप जो कन्वे करना चाहे उन्हें। ऑडियंस के लिए यही है कि स्टे फोकस्ड, ट्रस्ट अपॉन अल्लाह एंड ट्रस्ट अपॉन योर एबिलिटीज, एंड डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टुवर्ड्स ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। तो हार्ड वर्क करते रहें और अपने आप पे यकीन रखें, कंसिस्टेंट रहें, तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड एंड पे जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका भी जो है वो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने गुनाह मसरूफियात को बाला ताक रख के हमारी ऑडियंस के लिए जो है वो अपने कीमती लम्हात से हमें नवाजा। तो होप सो हम नेक्स्ट भी जो है वो इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशन का जो है वो इनकाद करेंगे। तो आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Junaid. It was an honor for me to guide the young aspirants, especially from my fellow university, my fellow agrarians, because University of Agriculture has special place in my heart, और मैं agrarians को guide करके बहुत honor feel करूँगी। Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया, और मैम का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसका लिंक भी जो है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।